देश में आज एक ही दिन में हर वो मुद्दा छाया रहा जिसका वोट बैंक की राजनीति से डायरेक्ट कनेक्शन है। आरक्षण, महिला सुरक्षा, हिंदू मुसलमान, ओबीसी, SC/ST एक्ट, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सब कुछ एक ही दिन में हो गया। क्या हुआ और क्यों हुआ, यही समझाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। पहले बात बिहार की, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली मुजफ्फरपुर कांड को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। मुजफ्फरपुर मामले पर बिहार में वामपंथी दलों ने आज बंद बुलाया। बंद को आरजेडी और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। बालिका गृह मामले में विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। बंद के दौरान राजधानी पटना में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों से झड़प और हाथापाई की भी खबरें सामने आई। पटना में सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया। पटना के साथ हाजीपुर, बेगूसराय, सहरसा और गया समेत कई जिलों में विपक्ष के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें भी रोक दी, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में सड़क पर उतरकर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। छपरा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सीएम नीतीश कुमार का काफिला रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी नीतीश के काफिले के आगे खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सीएम नीतीश की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर राजनीतिक स्टंटबाजी का आरोप लगा रही है। लगातार जो है नीतीश कुमार इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार जी के करीबी लोग हैं और पूरी तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सदन को भी सरकार ने वक्तव्य के समय में गुमराह करने का काम किया। विपक्ष का अनर्गल मुद्दा कोई मुद्दा मिला नहीं। जब ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच उन्हीं लोगों ने मांग किया था और सीबीआई जब जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, ये बात बेतुका उनको लगता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। मान ले ठीक है, सरकार, बिहार सरकार भी मान गई, उनसे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की चूक हुई है, उस पर उसने गलती सुधारने की बात कर रही है और आगे भी प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो इसमें उन लोगों को इस तरह से करना, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करना उचित नहीं। उधर सीबीआई ने मुजफ्फरपुर कांड की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने कहा है कि नाबालिग लड़कियों से बालिका गृह के कर्मियों के बलात्कार किए जाने के मामले में फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। CFSL की एक टीम जल्दी ही मुजफ्फरपुर जाकर आश्रय गृह से फोरेंसिक नमूने इकट्ठा करेगी। सीबीआई पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी मदद ले रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह की बच्चियों से रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने बच्चियों के साथ हुई इस दरिंदगी पर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिहार सरकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वारदात को शॉकिंग बताते हुए इस मामले को उजागर करने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की रिपोर्टिंग कर रही मीडिया को भी कुछ खास निर्देश दिए हैं। मीडिया को सख्त ताकीद की गई है कि बच्चों की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए, यहां तक कि ब्लर करके भी उनकी तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी पीड़ित बच्ची के इंटरव्यू पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैवानियत वाले इस कांड में एडवोकेट अपर्णा भट्ट को अमाइकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एक दूसरे एनजीओ स्वाधार गृह में छापेमारी की। पुलिस ने स्वाधार गृह के पूरे परिसर की जांच की। पुलिस और एफएसएल की टीम को छापेमारी के दौरान छत से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान और शराब की बोतलें मिली हैं। इस अभियान के दौरान कई रजिस्टर्स भी जब्त किए गए हैं, जिनमें बैंक खातों के साथ यहां पर आने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी दर्ज है। आपको बता दें कि बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद ब्रजेश ठाकुर के इस एनजीओ को अचानक से बंद कर दिया गया था। इसमें रहने वाली 11 महिलाएं भी गायब हो गई अचानक, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस स्वाधार गृह में परिवार से अलग हो चुकी महिलाएं रहती थी। छोटी कल्याणी इलाके में स्थित इस स्वाधार गृह के लिए पैसा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से ही आता है, जबकि इसकी निगरानी का जिम्मा राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के पास है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं शेल्टर होम की बच्चियों की तरह यहाँ पर भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तो नहीं हुआ है। उन्होंने यहाँ पे बताया था कि मार्च में उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया था, तब 11 महिलाएं और 4 बच्चे थे
और ये दूसरा बाल गृह वाला जो FIR हुआ उसके बाद जब जांच किया गया तो इस ताला को बंद पाया गया और वो महिलाएं और बच्चे कहाँ गए थे उसके बारे में इन्होंने इस शेल्टर होम ने उनको नहीं बताया था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उसी के लोग में FIR हुआ है। तो अभी हम उन्हीं का कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम पता हमको अगर मिल जाता है तो उसको हम आगे जांच करेंगे। यहाँ कोई दुष्कर्म की भी घटना हो सकती है इस तरह की? देखिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते, जब तक हमको कोई साक्ष्य मिलेगा तो प्रिलिमिनरी आज जो एक चेकअप हुआ है इसका चेक हुआ है शेल्टर होम जो ये उसके बाद अभी हम जांच करेंगे। अभी तो कुछ कागजात जब्त हुए हैं बस। वहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के मामले में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। अब ब्रजेश ठाकुर की आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लालू यादव ब्रजेश ठाकुर का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब ब्रजेश को आरजेडी के शासनकाल से ही संरक्षण मिलने के आरोप लगाए जाने लगे हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तस्वीर भी ब्रजेश ठाकुर के साथ सामने आई थी, जिसके बाद विरोधियों ने दोनों नेताओं पर ही मुजफ्फरपुर रेप कांड के आरोपी से जुड़े होने का आरोप लगाया था। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने दोनों तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, तस्वीर बता रही है कि 41 बेटियों से रेप तंत्र चलाने वाला ब्रजेश ठाकुर के सिर पर किसका हाथ है। देखिए किसके दम पर ये दरिंदा दरिंदगी की गोरख धंधा चला रहा था। पकड़े जाने पर अट्टहास कर रहा है। क्या ये लोग बिहार की इन बेटियों से न्याय कर पाएंगे? हमाम में सब नंगे हैं। वहीं लालू और ब्रजेश ठाकुर की तस्वीर पर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने सफाई दी। ये तस्वीरें कई जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं कि इसमें लालू जी का, उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो तो फोटोग्राफर के रूप में है और ये पुराना 90 का फोटो है, जबकि उनका एनजीओ भी नहीं था। और ये बीजेपी के लोग, आप बताइए, जहां हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है जिस केस में, उसमें हम लोगों को सीबीआई ईडी या इतनी जांच हो रही है। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता तो अब तक ये लोग छोड़ते क्या? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मराठा आंदोलन की। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का आंदोलन लगातार जारी है। आज पुणे में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाओ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नाम घंटानाद रखा गया। तो वहीं लातूर में मराठा समुदाय के लोगों ने मंत्री संभाजी पाटिल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर मंत्री के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की थी। उधर आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में मराठा समाज के मानंद लोगों के साथ एक मीटिंग की। बैठक में मराठा समुदाय के कलाकारों से लेकर कई क्षेत्रों के नुमाइंदे शामिल थे। मराठा समुदाय के लोगों ने सीएम फडणवीस के सामने आरक्षण का मुद्दा उठाया और सरकार के इस पर तुरंत कदम उठाने की मांग की। बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य तैयार हुआ जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से दस्तखत भी हुए। सीएम फडणवीस ने दोहराया है कि सरकार कानून सम्मत आरक्षण दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो वहीं बैठक में आए लोगों ने सरकार पर भरोसा जताया। राज्य सरकार ने बारंबार ये बात कही है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अनुकूल है और उसकी जो कानूनन कार्रवाई करनी पड़ रही है वो हम कर रहे हैं और उसको जितना शीघ्र हम कर पाएंगे उसका प्रयास राज्य सरकार करेगा। साथ ही में मराठा समाज के लिए अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं राज्य सरकार ने तैयार की उसकी जानकारी भी हमने दी है। उसमें उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हमने माना है। नहीं, प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाला है और ये कभी भी हिंसक नहीं होना चाहिए। किसी ने भी न सुसाइड करना चाहिए, न किसी को मारना चाहिए और स्टडी बट फर्म रहो और ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। भरोसा कर रहे हैं, अभी पक्का भरोसा कर रहे हैं कि इसका जवाब सरकार भी अपनी तरफ से बहुत जेन्युइनली काम कर रही है। अब बात मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। 2019 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए ओबीसी आयोग बिल को पास करा लिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाए गए इस बिल को लोकसभा में भारी बहुमत के साथ पारित कराया गया। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया। आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करने के सुझाव को सरकार ने मान लिया है। इसके बाद
393 में से 392 वोट के साथ बिल को पास करा लिया गया। दरअसल ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में संशोधन किया गया, जिसके बाद पारित कराने के लिए ये बिल वापस से लोकसभा में भेजा गया। ओबीसी कमीशन बिल को 123वें संवैधानिक संशोधन के रूप में देखा जा रहा है। बिल पारित होने के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने सांसदों को पहले ही व्हिप जारी कर रखा था। देश की करीब आधी आबादी पिछड़ा वर्ग की है। ऐसे में इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की बड़ी कोशिश की। लोकसभा में तमाम विपक्षी दलों का आपको समर्थन मिला है, लेकिन वही दल कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से सरकार इसे लाई है, जबकि इसे पहले ले आना चाहिए था। 4 साल हो गए। देखो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और ये बिल 2017 अप्रैल में ही लोकसभा ने पारित कर दिया था। जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने राज्यसभा में इस बिल को पास क्यों नहीं होने दिया, उससे ये सिद्ध होता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने में आज सफलता मिली है। तो एक तरफ मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ओबीसी बिल को पारित कर दिया गया और जो आयोग बनाया गया है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राज्यसभा में ये बिल कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ था और इसको फिर से एक बारी लोकसभा में भेजा गया था, जिसके बाद अब लोकसभा में भी भारी बहुमत के साथ इस बिल को पास करा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पार्टी के SC/ST मोर्चे ने भव्य स्वागत किया। पार्टी दफ्तर पहुंचने पर मोर्चे के नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से SC/ST बिल पास होने को लेकर धन्यवाद दिया। पार्टी के दलित सांसद और विधायक SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मोर्चा खोले हुए थे और संसद में बिल लाकर दलित समुदाय की नाराजगी दूर करने की मांग कर रहे थे। अब कैबिनेट से ये बिल पास हो चुका है और सरकार इसे मानसून सत्र में ही पास कराने की तैयारी में है, जिससे पार्टी के SC/ST मोर्चे में खुशी की लहर है। कम से कम 6 ऑर्डिनेंस ऐसे लाए जो वो जनता के हित में है, लेकिन इससे महत्व का विषय कोई नहीं हो सकता था। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर क्यों ऑर्डिनेंस नहीं लाए, ये जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यही है, बुला लो सबको, नजदीक बुला लो सबको। इधर आ जाओ, लाइन में अमर रहे। आगे बढ़ते हैं। एनआरसी पर संसद से सड़क तक जारी संग्राम आज असम भी पहुंच गया। असम में एनआरसी के ड्राफ्ट को लेकर पैदा हुए हालातों का जायजा लेने के लिए असम पहुंचे टीएमसी के डेलीगेशन को पुलिस ने सिलचर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। आरोप ये है कि 6 टीएमसी सांसदों और 2 विधायकों के साथ असम पुलिस ने एयरपोर्ट पर बदसलूकी की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डेलीगेशन में शामिल टीएमसी की महिला विधायक पुलिस के रोकने पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस पर उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप लग रहा है। असम पुलिस ने डेलीगेशन में शामिल सभी टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। टीएमसी के नेताओं का आरोप ये है कि वे सिर्फ हालात की जानकारी लेने के लिए लोगों के बीच जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया गया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने असम सरकार के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर तंज कसा। And this BJP government, they have shown their muscle, just like a super emergency government. It's most unfortunate. I condemn the attitude. And our MP has gone there to meet the common people only, nothing else. There is no public meeting, nothing, only one convention hall. They used to sit with them. They used to represent the helpless people, the 40 lakhs poor people. That they cannot spare. If nothing is there, then why 144 is being imposed? यदि टीएमसी के लोगों के साथ ये हो रहा है असम में, तो उन्हें समझ अकल आ जाएगी शायद, तो वो बंगाल में इस प्रकार का हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल में तो विपक्षियों को तो फांसी पे लटका रहे हैं, कम से कम असम में ये तो नहीं कर रहे हैं ना।
एनआरसी मसले पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका भी लगा है। इस मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई है। ममता बनर्जी के विरोध से असहमत असम टीएमसी अध्यक्ष द्विपेन पाठक ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। द्विपेन का कहना यह है कि इस बयान से तनाव पैदा होगा और दोष उनके सर पर मढ़ा जाएगा, इसीलिए वो पद छोड़ रहे हैं। द्विपेन से पहले पार्टी के 2 और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। टीएमसी नेता दिंगत सैकिया और प्रदीप पचौनी ने कहा कि ममता को एनआरसी की वास्तविक सच्चाई पता नहीं है। बिना किसी जानकारी के उन्होंने एनआरसी की निंदा की है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसमें और असम की जमीनी सच्चाई में काफी अंतर है। उधर बीजेपी सांसद परेश रावल ने एनआरसी मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। परेश रावल ने लिखा कि 2019 का पहला रुझान आ गया है, विपक्ष 40 लाख वोटों से पीछे चल रहा है। हालांकि इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ढंग से ट्रोल किया जा रहा है। असम में एनआरसी का आखिरी ड्राफ्ट जारी होने के बाद देश में राजनीतिक उठापटक का दौर लगातार जारी है। सड़क से संसद तक एनआरसी की चर्चा हो रही है। विपक्ष पुरजोर तरीके से एनआरसी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कोलकाता में एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार कह रही है कि सब कुछ सुप्रीम, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। इस बीच आज लोकसभा में अपनी बात रखते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए घुसपैठ भी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए पूरे देश में ही एनआरसी लागू होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि 1931 के पॉपुलेशन रजिस्टर सेंसस के बाद यह सिचुएशन डेवलप हुआ अध्यक्ष महोदया कि धीरे धीरे मुसलमान की आबादी बढ़ती गई और वो लगातार कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी वेस्ट बंगाल में लगातार इन चीजों को बढ़ते रहा। जो ये आबादी बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बचाइए। जिस तरह से आसाम में आईएमडीटी एक्ट के नाते जिस तरह से कांग्रेस ने तंज दिया, मैं पूरी कर रहा हूं मैडम कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू करिए और खासकर वेस्ट बंगाल के पुराने आप बोलते हैं। एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर छिड़ा राजनीतिक घमासान संसद में आज भी जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में आज ये मसला फिर से उठा। लोकसभा में कांग्रेस और टीएमसी के सदस्यों ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में तो इस मुद्दे पर इतना हंगामा हो गया कि सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। टीएमसी के सांसद एनआरसी को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने वेल में आकर पीएम मोदी जवाब दो के नारे भी लगाए। हालांकि सभापति ने ये कहकर उनकी मांग खारिज कर दी कि एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और अब उसे दोबारा नहीं उठाया जाए। वहीं असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद देश भर के राजनीतिक दलों के बीच में मचे घमासान में अब बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन भी कूद पड़ी हैं। तस्लीमा ने कहा है कि भारत में पर्याप्त मुस्लिम हैं और उसे अब पड़ोसी देशों के और ज्यादा मुसलमानों की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश की अनुमति नहीं देने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा कि ये देखकर अच्छा लगा कि ममता बनर्जी 40 लाख बांग्ला बोलने वालों के लिए इतनी ज्यादा सहानुभूति रखती हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या वे असम से बाहर किए जाने वाले लोगों को शरण देंगी। उनकी ये सहानुभूति तब कहां थी जब उनकी विरोधी पार्टी ने मुझे पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया था। बांग्लादेशी लेखिका ने सुझाव दिया कि किसी भी व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं कहा जाना चाहिए। बांग्लादेश के लोग जो अवैध तरीके से भारत आए हैं उनका काम भारतीय कानून के मुताबिक अवैध है, लेकिन वो अवैध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा काफी सुधर चुकी है और बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की, जो अपने पुराने बंगले को लेकर फिर से घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अखिलेश ने जब सरकारी आवास छोड़ा था तो वहां जाते जाते तोड़फोड़ भी करते चले गए थे। राज्य सरकार ने इसकी जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने जाते जाते बंगले को करीब 6 लाख का नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले की जांच रिपोर्ट अब आ गई है। जी हां, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग को ये रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किस तरह से यहां पे अवैध निर्माण हुआ था। अखिलेश यादव के बंगले में जो अवैध निर्माण हुआ था उसका पूरा ब्यौरा है। जो रिपोर्ट आई है, जब अखिलेश यादव यहां से जा रहे थे तो जो तोड़फोड़ हुई है उसका भी आकलन लगाया गया है। करीब 5,84,000 रुपए की तोड़फोड़ जो है वो हुई है। इसका आकलन जो है वो लगाया गया। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार अखिलेश को बदनाम करने में जुटी हुई है। सरकार को जो करना है या कानून को जो करना है वो करेंगे, मगर एक बात जरूर साफ हो जाती है कि बहुत चीजें उन्होंने निर्माण किया जिसमें राज्य संपत्ति विभाग से उन्होंने अनुमति नहीं ली है। अब उसका भी एक कानून है, कानून के तहत जो भी होना करना होगा वो किया जाएगा। मगर अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि आपने इतने आरोप लगाए हम पे, उस पे राजनीति करने लगे, तो क्या ये सही नहीं है कि चोर के दाढ़ी में तिनका था? हम केवल ये जानना चाहते हैं इस सरकार से कि क्या सरकार इतने दिनों में 3 कमेटी बनाने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई और कहा कि कुछ तो निकालो, कुछ निकाल के 10 लाख रुपए लेकर के आए। अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विवादों में घिर गए हैं। विवाद की वजह 28 जुलाई को उज्जैन में हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिंधिया जिस मंच पर बैठे थे उसी मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान भी मौजूद थी। पत्रकारों को संबोधित करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नूरी खान को सार्वजनिक तौर पर मंच से जाने को कहा। सिंधिया के निर्देश के बाद नूरी खान चुपचाप उठ गई और जिस कुर्सी पर बैठी थी उसे भी अपने साथ लेते हुए मंच से नीचे उतर गई। तब तक नूरी ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन जैसे ही इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल हो गया, नूरी खान खुलकर सिंधिया के खिलाफ आ गई। नूरी ने सिंधिया की शिकायत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने फेसबुक पर ही साझा किया है। नूरी ने राहुल के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को भी पत्र लिखकर सिंधिया की शिकायत की है। नूरी ने कहा है कि सिंधिया ने जो किया उससे महिला समाज और मेरी जमात आहत हुई। सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से हुआ कि मुझे उतरना पड़ा, तो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी ये सारी बातें जो सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने फिर प्रभारी दीपक बाबरिया जी से, आदरणीय कमलनाथ जी से और राहुल गांधी जी के नॉलेज में सारा मामला डाल दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैंने एक पत्र लिखकर ये अवगत कराया है कि कहीं भी वरिष्ठ नेता जाते हैं तो कम से कम महिलाओं का जो सम्मान है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरीके से मैं और मेरे समुदाय के लोग और सभी जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ वो आहत हुए हैं, तो मैंने सिर्फ उनसे अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि महिला सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। पीएम मोदी को हमेशा निशाने पर लेने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को घेरा। राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद को लेकर सुषमा स्वराज को निशाने पर लिया। दरअसल कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा था कि डोकलाम विवाद को कूटनीतिक परिपक्वता के साथ सुलझा लिया गया है और अब ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। सुषमा ने इस बात पर हैरानी भी जताई थी कि बार बार डोकलाम के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। सुषमा के इस बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह हैरानी वाली बात है कि सुषमा स्वराज जैसी महिला ने चीनी ताकत के सामने घुटने टेक दिए। सरकार का इस तरह से घुटने टेकना सरहद पर तैनात जवानों के साथ विश्वासघात करने जैसा है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बननी तय है, इसके अलावा कुछ भी तय नहीं है, न शपथ ग्रहण की तारीख और न ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य। पाकिस्तान के भावी पीएम इमरान खान सत्ता की कमान संभालने से पहले ही कंफ्यूज हो गए हैं। इमरान और उनकी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि ताजपोशी का जश्न धूम धड़ाके से मनाया जाए या फिर सादगी से। इमरान खान की पार्टी ने पहले तय किया था कि दुनिया भर से इमरान के दोस्तों को शपथ ग्रहण में बुलाया जाए। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा जाए। बुधवार को इस बारे में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो बड़े नेताओं शिरीन मजारी और शफकत महमूद ने विदेश सचिव तहमीना जंजुआ के साथ मीटिंग भी की थी।
पेच इस बात पर फंसा कि अगर मोदी ने मना कर दिया तो इमरान सरकार की पहले ही दिन थू-थू हो जाएगी। 7 देशों के बाकी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाएं और मोदी को ना बुलाएं तो इससे दुनिया भर में ये संदेश जाता है कि इमरान भी भारत से रिश्ते नहीं सुधारना चाहते। इमरान खान की पार्टी ने विदेशी मेहमानों को बुलाने का फैसला विदेश मंत्रालय पर छोड़ दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या किया और क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इमरान का प्लान बदल भी गया। इमरान खान की ताजपोशी को लेकर पाकिस्तान से ज्यादा बवाल हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है। इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता ने बुधवार को ही कह दिया था कि शपथ ग्रहण में भारत से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा फिल्म स्टार आमिर खान को न्योता भेजा जा रहा है। कपिल, गावस्कर और सिद्धू के साथ इमरान की दोस्ती बहुत पुरानी है। इमरान के न्योते पर सबसे पहले सामने आए सिद्धू। आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर, मान और सम्मान से तृप्त होता है। और ये जो आदर और मान सम्मान है, ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका सब कुछ गया, और जिसे इज्जत मिल गई मुझे लगता है उसे सारी कायनात मिल गई। देखो, आई थैंक खान साहब, मेरे उनके साथ बड़े पर्सनल संबंध हैं। 1983 से ये नाता है। पहली बार मैं उन्हें 1983 में फरीदाबाद में मिला था। सुना था कि ही इज अ ग्रीक गॉड, बट जब नजदीक से देखा तो मुझे लगा कि उससे भी कुछ ऊपर हो तो वो था। चूंकि सिद्धू कांग्रेस के नेता भी हैं, इसीलिए उनके पाकिस्तान जाने की हामी भरते ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला भी बोल दिया। इमरान खान ने कई लोगों को यहाँ पर आमंत्रण दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए, क्या आपको लगता है? मेरी राय में कोई नहीं जाना चाहिए, और ये जो सिनेमा स्टार्स, क्रिकेटर्स ये हैं, जाएंगे तो इनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, और आगे से हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो उन पर नजर रखनी चाहिए। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, उससे पहले ही ये सवाल खड़ा हो गया है कि इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान चुनाव के नतीजे आते ही खुद ही तय कर लिया था कि 11 अगस्त को वो पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया ही अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में 11 अगस्त को शपथ ग्रहण हो पाना करीब करीब नामुमकिन लग रहा है। दिक्कत क्या है ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान चुनावी कानून के हिसाब से सभी उम्मीदवारों को नतीजे आने के 10 दिन के अंदर खर्च का ब्यौरा दाखिल करना होता है। इसकी आखिरी तारीख 4 अगस्त है। इसके 2 दिन बाद चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी होता है, मतलब 6 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद निर्दलीय सांसदों को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा कि वो किसी पार्टी में शामिल होना चाहें तो हो जाएं। निर्दलीय सांसदों के पार्टी ज्वाइन करने का टाइम 9 अगस्त तक का है। इसके बाद महिला और अल्पसंख्यक आरक्षित सीटों का आवंटन करने में 2 दिन का वक्त लगेगा। अगर इतनी स्पीड से काम हुआ भी तो 12 अगस्त से पहले नई नेशनल असेंबली के सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। फिर नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। नए प्रधानमंत्री का चुनाव कब होगा, इसका फैसला नेशनल असेंबली के स्पीकर को ही करना होता है। ये बात इमरान खान की पार्टी को भी समझ में आ रही है कि 11 अगस्त को शपथ लेना अब संभव नहीं है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का आजादी दिवस है। इमरान चाहते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस वो पीएम के तौर पर मनाए। इसीलिए अब उनकी पार्टी जोर लगा रही है कि 14 अगस्त तक इमरान को पीएम चुनने की रस्म अदायगी हो ही जाए। हालांकि पाकिस्तान चुनाव आयोग के हवाले से डॉन अखबार ने लिखा है कि 15 अगस्त को इमरान खान पीएम बन सकते हैं। उससे पहले तो मामला डावाडोल ही लग रहा है। इमरान खान इधर ताजपोशी की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां इमरान के पैरों तले जमीन खिसकने की तैयारी में। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के नाम से मोर्चा बना लिया है, जिसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस ने आज मीटिंग करके पाकिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला कर लिया है। विपक्ष के साझा मोर्चा ने प्रधानमंत्री की कुर्सी नवाज शरीफ की पार्टी के खाते में जाएगी, जबकि नेशनल असेंबली में स्पीकर के पद पर भुट्टो की पीपीपी और डिप्टी स्पीकर पद पर मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल की दावेदारी होगी।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान आतंक की राह पर निकल पड़े हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में बीटेक इंजीनियरिंग का छात्र खुर्शीद अहमद मलिक कथित तौर पर आतंकी बन गया है। आपको बता दें कि खुर्शीद पिछले कई दिनों से अपने घर से लापता था, जिसके बाद उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस खबर को सुनते ही खुर्शीद के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और खुर्शीद की मां और बहन ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उससे अपील की है कि वो आतंक की राह छोड़कर अपने घर वापस लौट आए। हालांकि खुर्शीद के आतंकी बनने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खुर्शीद के परिजनों के मुताबिक इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। घाटी में किसी छात्र के आतंकी बनने का ये पहला मामला नहीं है। इसी साल जनवरी में 26 साल का स्टूडेंट मनन बशीर वानी कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। बशीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। वहीं पिछले महीने पुलवामा में एक और युवक इशफाक अहमद वानी ने आतंकी संगठन में शामिल होने की उसकी खबर आई। इशफाक एमबीए का छात्र रह चुका है। पिछले महीने ही घाटी के रहने वाले एक आईपीएस अधिकारी का भाई कथित तौर पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। हिजबुल ने अपने कमांडर बुरहान वानी की मौत की दूसरी बरसी पर फोटो जारी कर दावा किया था कि आईपीएस अधिकारी के भाई शमसुल हक मेंगनू उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है। फोटो में हक के हाथों में AK-47 राइफल भी नजर आ रही थी। एक तरफ घाटी में युवा छात्र आतंकी बनने की खबरें आ रही हैं उनकी, तो वहीं सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन के साथ ऑपरेशन पीस भी शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मकसद न सिर्फ आतंकियों का सफाया है, बल्कि आतंकी राह पर भटके नौजवानों को वापस लाना भी है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को अपने बच्चों को आतंकवाद, पत्थरबाजी और किसी भी दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने से रोकना है, जिसके लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत सेना के अफसर स्थानीय गांव और वहां के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर उनके बच्चे आतंकवाद या पत्थरबाजी की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। सेना इसमें यह भी बता रही है कि पिछले दिनों अगर देखा जाए तो जिन भी लड़कों ने आतंकवाद को ज्वाइन किया है तो उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ सालों तक ही सिमटकर रह गई है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि इन बच्चों को इस रास्ते पर जाने से रोकें ताकि उनके बच्चे मारे ना जाएं, क्योंकि सेना कभी भी नहीं चाहती कि देश के युवक मारे जाएं। घाटी में सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। इसीलिए आतंकी अब पैसों की तंगी के चलते बैंकों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने स्टेट बैंक से 6 लाख रुपए लूट लिए और फायरिंग करते हुए भाग निकले। हालांकि ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार को 7 से 8 आतंकी AK-47 से लैस कमोह जिले के स्थित SBI की शाखा में घुसे सभी आतंकियों के चेहरे पर नकाब थे। इन आतंकियों ने बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और बैंक में मौजूद सभी ग्राहकों को भी लाइन में खड़ा कर दिया और बैंक कर्मचारियों और लोगों के साथ मारपीट की। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर कार में बैठकर हवाई फायरिंग करते हुए ये फरार हो गए। एक तरफ आतंकी कश्मीर में नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी तरफ POK में भी सैकड़ों आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। आज आतंकियों की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया सूत्रों की माने तो POK के लॉन्चिंग पैड पर 600 आतंकी मौजूद हैं और ये आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों में हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में चुनाव से पहले POK के लॉन्च पैड्स पर करीब 400 से 450 आतंकी मौजूद थे। कश्मीर के कैरन सेक्टर के सामने POK के इलाके में 112 आतंकियों की मौजूदगी है, जबकि गुरेज सेक्टर में करीब 70 आतंकी इकट्ठा हैं। खबर ये आ रही है कि ये आतंकी बैट एक्शन के नापाक मंसूबे बना रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इन 600 आतंकियों में सबसे ज्यादा जैश के आतंकी हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को सामान मुहैया करवा रही है। नमाज पर तनातनी के बाद हरियाणा के गुड़गांव में अब एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना गुड़गांव के सेक्टर 37 की है। जफरुद्दीन नाम के मुस्लिम युवक का आरोप यह है कि पाकिस्तानी होने का आरोप लगाकर जबरदस्ती कुछ लोगों ने उसकी दाढ़ी काट दी। जफरुद्दीन अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने जफरुद्दीन की दाढ़ी देखकर उसे पकड़ा और फिर उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद उसे एक सैलून में ले गए
और नाई को जफरुद्दीन की दाढ़ी काटने के लिए कहा गया। जब नाई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने उसकी भी पिटाई कर दी। जफरुद्दीन का आरोप यह है कि उसे बदमाशों ने बांधकर डराया, धमकाया और जबरदस्ती नाई से उसकी दाढ़ी कटवा दी। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बंदे ने बार बनवाते न पकड़ दी। हाँ। वो उसके जबरदस्ती तो फिर दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। हाँ। मैंने उनसे मना करी। हाँ। कि भाई हमारा मजहब मुसलमान है, हमारा मुसलमान मजहब में हम दाढ़ी ना कटवाएं। उन्होंने जबरदस्ती इसमें पकड़ो, मुंह में लपड़ दौड़ दिया। हाँ। और कैंची वैंची चलाई उन्होंने। हाँ। और जो उन्नाई मारा उन्हें। देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक यूपी के मुगलसराय जंक्शन का नाम आधिकारिक तौर पर 3 दिन बाद बदल दिया जाएगा। 5 अगस्त से ये स्टेशन भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेशन का नाम बदल रहा है, पूरे स्टेशन की रंग रंगत भी बदल रही है और इस पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। मुगलसराय जंक्शन की बिल्डिंग का तेजी से रंग रोगन किया जा रहा है और बिल्डिंग के बॉर्डर एरिया को खास तौर पर भगवा रंग से रंगा गया है। 5 अगस्त को रेल मंत्री पीयूष गोयल मुगलसराय स्टेशन के नए नामकरण का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। नामकरण कार्यक्रम से पहले मुगलसराय स्टेशन को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। पूरे स्टेशन की रंगाई पुताई जोरों से चल रही है और स्टेशन पर गाढ़ा भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है। हालांकि स्टेशन को भगवा किए जाने के सवाल पर रेलवे अधिकारी बचते हुए नजर आए। स्टेशन भगवा, ट्रेन भगवा, बस भगवा, थाना भगवा और अब बापू भी भगवा। जी हां, यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी भगवाकरण कर दिया गया। शाहजहांपुर के घनश्यामपुर गांव में एक सुबह जब लोग उठे तो अचानक से देखा कि गांव में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है उसका रंग भगवा हो गया है। पिछले 20 साल से बापू की यही प्रतिमा सफेद रंग की थी। बापू की मूर्ति को भगवा रंग से किसने रंगाई ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बापू को भगवामय करने पर जहां प्रदर्शन करने की धमकी दी है, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना यह है कि भगवाकरण का सिलसिला चलता रहेगा। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। बात करते हैं यूपी के ननिहालों और उनके स्कूलों की। देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में जिंदगी का ककहरा सीखने के लिए जा रहे हैं, उनकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है और दूसरी राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की। वाराणसी में जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन छत के नीचे बांस, बल्लियों और लोहे की शटरिंग के नीचे बैठकर पढ़ाई के लिए मजबूर हैं, वहीं बाराबंकी में भारी बारिश के बाद पूरा स्कूल ही टापू में तब्दील हो गया। पानी में डूब चुके स्कूल में ही बच्चे पढ़ाई के लिए मजबूर हैं। वाराणसी के पहाड़िया इलाके के प्राथमिक कन्या विद्यालय में बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के इस सरकारी स्कूल की छत बनाने का काम चल रहा है। बरसात होता है तो उसी के नीचे पहुंचे, डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है, गिर न जाए। तो वहाँ पढ़ते थे, जब पानी फिर वहाँ पढ़ने लगे, फिर पानी बरसने लगा तो फिर यहाँ पर मैम जी पढ़ाती हैं। यहाँ क्यों बैठते हो? मैम जी बैठाती हैं, उधर बाहर ना पानी भरा इसीलिए। डर नहीं लगता यहाँ बैठते हो तो? डर लगता है। और अब बात मुंबई के उन सिरफिरे स्टंटबाज लड़कों की जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए किस तरह से मुंबई के हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन में ये चारों लड़के अपनी जान खतरे में डालकर स्टंट कर रहे थे। वीडियो में ये चारों हाई स्पीड लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर स्टंट करते और प्लेटफॉर्म पर खड़े शख्स के हाथ से मोबाइल झपटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इनकी तस्वीरें आसपास के सभी रेलवे स्टेशन पर भेजी और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर मुंबई के अलग अलग इलाकों से इन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस ने जांच की बात कहते हुए गिरफ्तार युवकों के नाम का खुलासा अभी नहीं किया है। इन सभी लड़कों पर मुंबई की ट्रेनों में झपटमारी के कई मामले दर्ज हैं।